हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अमित और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। जो क्वेश्चंस आए हैं 2011 से लेके 2021 तक। इस सीरीज़ में सेकंड लास्ट वीडियो है हिस्ट्री का, क्योंकि आज हम 2020 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 2011 से लेके 2019 तक के क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो, तो वो आपको मिलेंगे कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल पर। तो ज़रूर उनको देखिए। बढ़ते हैं 2020 की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो, परामिता का अर्थ होता है कि वो सारे गुण, वो सारी की सारी क्षमताएं जो एक बोधिसत्व को आगे की ओर, निर्वाण की ओर लेके जाती हैं, मोक्ष की ओर लेके जाती हैं, उनकी उपस्थिति, ये होता है परामिता का अर्थ। अब देखते हैं ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है। अगर ये वाली बात हमको कहीं लिखी मिल गई तो हमारा आंसर निकल आएगा। पहला, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। नहीं, ये तो गलत ही है। सूत्र पद्धति का मतलब होता है हर चीज़ को एकदम सूत्र में, एकदम छोटी बातों करके लिखना है। दूसरा, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। इसमें आप कन्फ्यूजन तो ना, बौद्ध और जैन दोनों हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन ये सुनने में तो सही लग रहा है कि वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार कर दिया, हो सकता है ही परामिता हो। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, एकदम सही है। बोधिसत्व जिनसे आया है वही है परामिता। आरंभिक मिल जरूरत ही नहीं है। आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या निकला? हमारा आंसर निकला सी। तो 2020 में पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो है बुद्ध धर्म से संबंधित। 19 में भी अपने बुद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखा था। जैन से अभी नहीं आए ज़्यादा, 19 में भी नहीं था शायद, और 20 में भी देखते हैं या नहीं। प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाणिनि जो हैं, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग किससे संबंधित हैं? ये आपको पता होगा, गलत है, क्योंकि पाणिनि जो है वो बहुत पहले के हैं, इनसे 200-300 साल पुराने हैं पुष्यमित्र शुंग से। पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य उत्तर काल में आए। इन्हें शुंग वंश की स्थापना की, आपको पता होगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा है, तो कभी अब ग्रंथ के माध्यम से आपको पता हो तो ये पुराने हैं। चलो, हो सकता है आपको पता नहीं भी हो, तो देखते हैं बाकी से बन रहा है कि नहीं बन रहा, कौन से सही है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। गलत है ये वाली बात, क्योंकि अमर सिंह का संबंध किससे है? अमर सिंह का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। उसके काल में नवरत्न रहते थे, उसमें अमर सिंह भी शामिल थे। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी। कालिदास भी उन्हीं में से थे, नवरत्नों में से, चंद्रगुप्त द्वितीय के में से। तो दूसरा भी गलत, तो 2 गलत है। अच्छा, निकल ही आया। दूसरा अगर हमने गलत कर दिया तो आंसर आ गया है सी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वाली बात आपको पता भी नहीं होती, पहली वाली, तब भी हमारा आंसर बन रहा है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है, धूमधाम से हैं, खूब ज़बरदस्त हैं कालिदास। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, ये आर्ट एंड कल्चर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो। इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। देखो, बौद्ध धर्म की 2 और शाखाएं थी। आजकल ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बोला ना, टफनेस इनकी बढ़ गई है। तो अब इनने महायान, हीनयान से कम, और बाकी जो जितने संप्रदाय हैं उनसे पूछने लगे हैं। महायान के भी 5-7 संप्रदाय हैं, उनको एक बार देख लीजिए, ताकि आगे आपको मदद मिलेगी कभी उन संप्रदायों में से कुछ आया गया तो महासांगिक और स्थावरवादी 2 जो है वो वर्ग थे। इन दोनों का निर्माण हुआ था, मतलब स्थावरवादी और महासांगिक जो विकास हुआ था सेकंड बौद्ध संगति में हुआ था, और चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? हीनयान और महायान बने थे। अब याद रखिए, जो महायान बुद्ध संप्रदाय है वो बना था महासांगिक से। और कल हमने देखा था, पिछली जो वीडियो है उनमें हमने एक में देखा था सर्वस्तिवादिन, एक संप्रदाय देखा था। तो सबको मानते थे कि सब कुछ शाश्वत है, वो थे सर्वस्तिवादिन। तो सर्वस्तिवादिन और महासांगिक ने मिलकर ही महायान संप्रदाय का प्रारंभ किया था, ये बात याद रखिएगा। अब इन बात से बन रहा है क्वेश्चन, बस बनना चाहिए। स्थावरवादी महायान पहले ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया महासांगिक जो थे वो महायान से संबंधित थे, ना कि स्थावरवादी। तो एक अगर हमारा निकालते हैं तो कौन कौन सा बन रहा है?
अच्छा, जैसे हमने यहाँ ऑप्शंस देखे, यहाँ क्रॉस कर लिया, मानो इनमें से तीनों क्रॉस हैं। अब उनसे पूछा निम्न में से कौन से सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों। तो आप क्रॉस लगा लीजिए, करिए जो भी गलत हो कथन उस पर, और मैं आपको बोला जो सही है उसको सही कर दीजिए ऐसे। और अगर जो उस पर डाउट है, स्टैंड बाई मोड पर रखिए ऐसे, गोल लगा के भाई देखते हैं कि क्या करना है तेरे साथ। लोकोत्तरवादी, फिर से एक नया संप्रदाय। ऑप्शन हो सकता है 2 या 3, और 2 पता होना अनिवार्य है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। मैंने आपको बोला इसकी 5-7 शाखाएं हैं महासांगिक बौद्ध की, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो आंसर क्या बना हमारा, 2 और 3, आंसर बनेगा बी। याद रखिए इस बात को, बी आंसर बनेगा हमारा। क्यों? क्योंकि 2 हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवोत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। एकदम सही बात है ये वाली, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया महासांगिकों ने ही सरस्वतीवादिन के साथ मिलकर इस महायान बौद्ध को शुरू किया था। इन्होंने ही बुद्ध पर देव बना दिया बुद्ध को। यही बात हमने 2019 की में देखी थी, यही शब्द था। और देवत्वारोपण मतलब देव बना दिया उनको। चलिए आंसर निकल गया है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये हमारे सखाराम थे, सखाराम गणेश, ये थे न्यूज़ में, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे आप किस किस को पढ़े हैं, मॉडर्न में इतना पढ़ा है, स्वतंत्रता आंदोलन में सब पढ़े हैं, गणेश सखाराम को ही नहीं पढ़ पाए हैं, तो घबराना नहीं है। अगर करंट में कोई साहित्यकार स्पेशली रहा है, कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी रहा है जिसको अभी तक पहचान नहीं मिली है, तो उनके बारे में तुरंत जाके आप कुछ पढ़िए, क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत भी उनके बारे में जानेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और इनकी जो देशेर कथा थी ये बहुत प्रसिद्ध रही है स्वतंत्रता आंदोलन के समय। देखते हैं क्या कहती है पुस्तक। इस पुस्तक के ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। टफ है भाषा, लेकिन समझ में तो आ ही रहा है आपको। तो पहला क्या है, सही है। इनने कहा कि जो मस्तिष्क की सम्मोहक विजय है वो उसका हम विरोध करते हैं, कि भाई चेतावनी देते हैं कि ऐसी सम्मोहक विजय पर ध्यान मत दो भाई। दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया। लगभग सभी जगह इन नुक्कड़ नाटकों ने बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो या गांधी के आंदोलन हो, तो नुक्कड़ नाटकों को इन्होंने भी बढ़ावा दिया है। तो ये भी हमारा सही हो गया, 2 है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया था। इनका कहने का मतलब है कि देउस्कर ने जो देश शब्द का उपयोग किया था वो केवल बंगाल के लिए किया था, मतलब उनको भारत के लिए देश नहीं बोला था, बंगाल के लिए बोला था। तो ये वाला कथन गलत है। चलो अब आपको 2 पता नहीं होते, लेकिन ये वाली बात अगर क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी हैं तो वो क्यों देश को केवल बंगाल तक सीमित रखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी तो संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता की बात करेंगे, संपूर्ण भारत को देश बोलने की बात करेंगे। तो अगर 3 भी आप समझ से निकालते तो आंसर क्या निकलता, ए आंसर हमारा निकलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल फिर से ऐसा क्वेश्चन आया है कि टफ लगे। बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। देखो इसमें क्वेश्चन में ही एक हिंट छुपी है। इन्होंने लिखा है प्रथम मासिक पत्रिका, ठीक है। और प्रथम जो अखबारों का दौर था वो कब था, जब अंग्रेज आए थे और उधर से 1857 का दौर चल रहा था। सब सारे अखबार उसी टाइम पे निकल रहे थे 19वीं शताब्दी के दौर में। तो देखते हैं, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ए है गोपाल बाबा मावलंकर है उनका नाम, वलंगकर, हाँ गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीम रामजी अंबेडकर। देखो सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी के बारे में आपने इतना पढ़ रखा है कि गांधी जी को भी नहीं पता होगा उतना तो जितना आपने गांधी जी के बारे में पढ़ रखा है। तो अगर होता तो आप जरूर एक आध बार तो आपके बारे में इनके बारे में पढ़ने को आता है, गांधी जी ने लिखी है। अब बचते हैं 3, गोपाल बाबा वलंकर और ज्योतिबा फुले।
और तीसरे भीमराव रामजी अम्बेडकर, मतलब बाबा अम्बेडकर। बाबा अम्बेडकर पे थोड़ा ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन बाबा अम्बेडकर ने क्या पूछ रहे हैं वो कि क्या बाबा अम्बेडकर ने प्रथम मासिक पत्रिका निकाली दलितों से संबंधित? तो प्रथम तो नहीं हो सकती। बाबा अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, हमने देखा स्वतंत्र लेबर पार्टी भी बनाई, लेकिन इसका नहीं निकाला। अब इसमें आपको तुक्का लगाना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं है तो, कि गोपाल बाबा वलंकर हैं या फिर ज्योतिबा फुले हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आप लगा पाओगे कि गोपाल बाबा ही इसका आंसर है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है और हम देख भी चुके हैं इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतलब वो थोड़ा 50-50 वाला था उसका जो आंसर था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारिव्राजक, देखो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख ही चुके हैं, शुरुआती जो पेपर देख रहे हैं तब पारिव्राजक आया था। क्या था? या बड़े घुमक्कड़ साधु हुआ करते थे। क्या लिखा है? परित्यागी या भ्रमणकारी। सही है, एकदम सही है। ब्लैक थोड़ा मेहनत करवाता है सिले में मारकर। श्रमण किससे संबंधित है? जैन साधु थे जो श्रमण थे। इसमें क्या लिखा है? उच्च पद प्राप्त पुजारी। नहीं, पुजारी तो नहीं थे। पुजारी और साधु में अंतर आपको पता ही होगा। तो 2 हमारा जहाँ है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। निकल आया आंसर, हो गया काम। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपासक और कोई भी होता तब भी आप ये आंसर निकल सकता था, क्योंकि उपासक तो उपासक है। जैन के सामने लिखा था उपासक तो तब भी आंसर 3 सही हो सकता था, लेकिन अभी उन्होंने हमें ऐसा आंसर दिया तो 20 का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन, मतलब हर्ष के बाद, हर्षवर्धन के बाद हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? देखो अभी हुंडी का मतलब क्या है आपने पढ़ रखा होगा, इकोनॉमी में हुंडी पढ़ा होगा। ये क्या है? मुद्रा मार्केट का एक उपकरण है। मतलब इसमें 1 साल के अंदर की लेन देन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये वाली बात लिखी है कि नहीं। तो अभी अगर हम हुंडी का मतलब ये समझ रहे होंगे तो उस टाइम भी ऐसे ही कुछ होगा। देखते हैं। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। हुंडी तो नहीं है भाई, क्योंकि हुंडी एक स्पेसिफिक शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आता है। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वही, नहीं, ये भी नहीं है। विनिमय पत्र, एक्सचेंज पेपर जो होता है, ठीक है, विनिमय पत्र इसका आंसर हो सकता है। अगला, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश, नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सी, विनिमय पत्र है। हुंडी अभी भी विनिमय पत्र है एक प्रकार का। ये मुद्रा मार्केट का हमने देख ही चुके हैं कि मुद्रा मार्केट का एक उपकरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं 2020 का। 1 साल के और हिस्ट्री क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप या द्रोणवाप शब्द, वाप है, बाप नहीं है, वाप है। कुल्यवाप या द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। इनका संबंध आपने पढ़ा होगा कि जैसे निवर्तन एक इकाई थी, ऐसी भूमाप की इकाई हुआ करती थी। ये कहाँ होती थी? ये बंगाल में हुआ करती थी। इसके अलावा और सारी भी कई इकाइयाँ यहाँ पर रही हैं। जैसे अधावाप जो है वो भी एक शब्द प्रचलन में था। किससे संबंधित है? भूमि की माप से संबंधित है। देखते हैं क्या है। भूमाप, पहला ही ऑप्शन है भूमाप, तो आंसर हो जाएगा सही, लेकिन क्रॉस चेक तो करते हैं। विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नहीं है। नगर की भूमि का वर्गीकरण, ये भी नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान, ये भी नहीं है। तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमि की माप से। भूमि की माप अलग अलग टाइम पे अलग अलग रही है, जैसे बिस्वा रही है, निवर्तन रही है, कई अलग अलग माप हैं। तो आप कम से कम एक जगह लिख लीजिए भूमि की माप को कि इसकी माप इसके समय में ये थी। सल्तनत काल में 2-3 ही शासक हैं, जैसे शेरशाह सूरी है, अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है, इनके टाइम पे, और तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गुप्त साम्राज्य में क्या कही जाती थी, मौर्य साम्राज्य, जो बड़े बड़े शासक हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि भू राजस्व 1947 तक भू राजस्व जो था सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। और जब सबसे बड़ा स्रोत था तो भूमि की संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने देखा है कि भू नीति जो बनाई थी, भू राजस्व नीति ब्रिटिश ने, उनसे लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन आए हैं तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा उसको अच्छे से। इस बार जो है मॉडर्न से क्वेश्चन ठीक ठाक संख्या में थे,
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। कि ये अभिलेख में ये बातें कही हैं, किसके अभिलेख में कही हैं? अभिलेख जब भी शब्द आता है, जैसे चित्रकला है, मैंने आपको बताया था चित्रकला का मतलब था मुगल काल में जहांगीर पे तुक्का खेल सकते थे, और अभिलेख आ गया और ये नाम लिखे अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेवराय। किस पे तुक्का लगाना है? अशोक पे। अगर आप तुक्का लगाते बहुत ज़्यादा नहीं सोचते तो आपका आंसर सही होता। अशोक के अभिलेख में सारी बातें वर्णित हैं। ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ये बातें अशोक के शिलालेखों में जब पढ़ते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत तो इनके बारे में थोड़ी झलक तो मिली जाती है कम से कम इस बारे में। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। भेलसा मध्य प्रदेश, सही है, भेलसा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भेलसा को बेस नगर भी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। ये जो थी पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, जब पुष्यमित्र शुंग मौर्योत्तर काल में आया था तब, और उस समय पर भेलसा बहुत प्रसिद्ध था। भेलसा की तोपें अभी भी प्रसिद्ध हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहते हो अगर, और आप गप मारो ज़्यादा तो कहेंगे तू क्या भेलसा की तोप है क्या? इतनी प्रसिद्ध हुआ करती थी भेलसा की तोप। तो मध्य प्रदेश में सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र नहीं, द्वार समुद्र जो है होयसलों की राजधानी होती थी। और होयसल कहाँ थे? होयसल थे कर्नाटक में। अभी होयसल मंदिर जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि होयसल मंदिरों की बात चल रही है कि वो यूनेस्को की नामांकन नॉमिनेशन लिस्ट में आ गए हैं। सरकार ने बोला है कि होयसल मंदिर नॉमिनेट हो गए हैं, घोषणा बाकी है। अगर घोषणा हो जाएगी तो वो विश्व विरासत स्थल बन जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से वो टेंटेटिव लिस्ट में थे यूनेस्को की में। अब बढ़ते हैं अगला। दूसरा नहीं है और पहला है, तो जहाँ दो हैं वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरे और पहले का कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है। अगला है गिरिनगर नहीं, वो गिरिनगर है एक्चुअली, गिरिनगर। तो गिरी के जंगल अभी कहाँ पे हैं? गिरी के जंगल हैं अभी गुजरात में। तो सामने क्या लिखा है? गुजरात। सही है एकदम। गिरिनगर कहाँ पे है? गिरिनगर है गुजरात में। तो 1 और 3 जहाँ होंगे निकल आया, 2 पे ही उन्होंने पूछा है, तो 1 और 3 ए हमारा आंसर होगा। स्थानेश्वर, देखो एक तो था वो कन्नौज थानेश्वर वाला, ये है स्थानेश्वर। कहाँ पे स्थानेश्वर? स्थानेश्वर है हरियाणा में। वर्तमान जो राज्य है वो हरियाणा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, भेलसा का मध्य प्रदेश और गिरिनगर का गुजरात। बाकी 2 गलत हैं, और हमने देखा है कि स्थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? देखो इन सब नगरों में जो मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि 4-5 नाम देते थे, फिर पूछते थे क्या थे नाम, फिर बीच में क्या हुआ? एक ही नाम। जैसे हमने देखा था ना, परामिता देखा था, वैसे ये वाला है 3-4 नाम दे दिए हैं। इनमें से मुझे लगा एक नाम आपने सुना होगा, घंटाशाला का वाला। क्या था? एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी, बंदरगाह हुआ करता था एक घंटाशाला। तो देखते हैं, अगर बंदरगाह है तो आंसर हो जाएगा। बाकी चौल जो था वो भी था। चौल पश्चिम में हुआ करता था चौल, और घंटाशाला पूर्व में था। देखते हैं, विदेशी व्यापार के लिए बंदरगाह सही है। इससे अच्छा कुछ मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर है। शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, गलत। उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य कला से संबंधित, ये भी गलत। अगला है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धर्मस्थल, तो ये भी गलत है। देखो इसको तो आप लगा सकते थे बौद्ध धर्म संबंधित, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं, लेकिन ये बात सोचना मुश्किल है वहाँ पे, ये वाली बात। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा ए, बंदरगाह। तो अगर आपको घंटाशाला अगला पता हो तो कदूरा और चौल भी आज याद कर लो। और मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि आगे आने वाले 3-4 साल जो हैं वो ये कदूरा और चौल हो सकता है आपको मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये रहा 12वां क्वेश्चन। इसके देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। देखो ये राजा भोज जो हैं वो प्रतिहारों वाले हैं, और इनका संबंध 9वीं शताब्दी से है, बस याद रखिए 9वीं शताब्दी से है।
महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। क्या करना है इसमें? उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम जमाइए, मतलब सही काल में जमाना है कि किस काल में कौन हुआ है। तो अब अगर इसको राजवंश के आपको कालक्रम पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। और ऐसे क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है। अगर आपको दो भी पता है तो सेटिंग अगर बैठ जाए नीचे के ऑप्शन में से तो काम हो जाता है। देखते हैं, राजा भोज के अधीन प्रतिहार। राजा भोज कब के हैं? राजा भोज हैं 9वीं शताब्दी वाले, ये जो प्रतिहार वाले हैं। अगला महेंद्र वर्मन के अधीन, तो महेंद्र वर्मन जो भाई साहब हैं ये 6वीं शताब्दी के हैं, 550 के आसपास और 560-70 के आसपास इनने जो अपने पल्लव सत्ता की स्थापना की थी। फिर नरसिंह वर्मन आया, इसका उपाधि मामल्ल शैली की शुरुआत की। नरसिंह द्वितीय आया, उसने राज सिंह शैली की उपाधि धारण की। अगला है परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। ये कब हुई? आपको पता होगा जो चोल आए थे, जिन्हें विजयालय ने, जो मध्यकालीन चोल थे, विजयालय ने जिनकी स्थापना की थी, उनका उदय कब हुआ? उनका उदय हुआ 10वीं सदी में। हम देखते भी हैं कि 10वीं सदी के ही मंदिर हमको मिलते हैं, जो आज अभी मंदिर हमको मिल रहे हैं, क्योंकि उस जो पुराने चोल थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन ये चोल इतने ज़्यादा ताकतवर थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं इन्होंने। और अभी चोलकालीन 2-3 मंदिर न्यूज़ में हैं, तो आप उनको देखिएगा। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, ये 8वीं सदी की बात है। तो अगर आपको इतना पता हो या चोल पता हो तब भी आप इनको आंसर को निकाल सकते हो। तो आपको कम से कम ये सदी याद नहीं हो तो कम से कम क्रम तो आपको याद आ रहा होगा, हमने इस क्रम में पढ़े हैं। कई बार क्या होता है, हम जिस क्रम में पढ़ते हैं उस क्रम में हमको याद आ जाता है। जमाते हैं, क्या ऑप्शन है? तो पहला हमारा होगा 2, दूसरा हमारा होगा 4, तीसरा हमारा होगा 9वीं पहला, और चौथा होगा हमारा 3। ये है 2, 4, 1, 3 जहाँ ऑप्शन है, तो 2 से 2 शुरू हो रहे हैं, 2, 4, 1, 3, ये हमारा आंसर है। कौन सा? सी हमारा आंसर है। चलिए, क्योंकि देखो आप चोलों से पहले गोपाल को तो नहीं रखते, ये तो बात तय है। तो चोलों से पहले गोपाल को नहीं रखते तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते थे, फिर तो ये दिक्कत थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या आया? हमारे पास सी निकल के आया। इनकी सदी अगर आपको पता नहीं है तो अब ध्यान रखिए इनकी सदी के बारे में, क्योंकि भविष्य में हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन बने जिससे इसमें आपको फायदा मिले। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1900। आप बताइए कि गांधी इरविन समझौता, ये तो बहुत सिंपल बात है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर तो क्या ही मजा है। अगला, हाँ, इसके वो देख लेते हैं कथन क्या है। अगला क्वेश्चन तो तब देखेंगे जब इसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहला कथन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। सही है, गांधी इरविन में ये बात हुई थी कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भाग लीजिए, क्योंकि प्रथम जो कॉन्फ्रेंस थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसलिए चाह क्या रहे थे अंग्रेज कि कांग्रेस कम से कम बैठक करने तो आए, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो आए। तो कांग्रेस ने स्वीकार किया और गांधी जी कांग्रेस की प्रतिनिधि बन के वहां गए थे। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। समस्या क्या है? ये जो असहयोग आंदोलन है इसका इंग्लिश में दिया था जो सबने अवज्ञा आंदोलन है उसको, मतलब ये कहना चाह रहे हैं सबने अवज्ञा आंदोलन, और लिखा क्या है? असहयोग आंदोलन। तो कई हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा अच्छा 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ 2 है, एक आंसर लगा के भाग आए थे। लेकिन पूछा क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं था वो। सोचो आप, तो अब एक गड़बड़ हुई थी। हिंदी इंग्लिश में कई बार गड़बड़ होती है। इंग्लिश में लिखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और हिंदी में क्या लिखा था? मतलब नॉन डिसओबीडियंस मूवमेंट लिखा था इंग्लिश में, और हिंदी में उसका कर दिया असहयोग आंदोलन। तो कई लोगों को इसका प्रभाव पड़ा था। तो लोगों ने कहा तो नहीं, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए नहीं था। तो इसका इंग्लिश में क्या निकल रहा है? सबने अवज्ञा। तो ये भी हमारा हो गया सही। आप याद रखिए इसको। अगला, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी की सुझाव की स्वीकृति। गांधी जी ने कहा था कि आपने जो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो अत्याचार किए हैं उसकी पुलिस जांच की जाए। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, पागल हैं हम, खुद ही माने खुद ही जांच करें।
तो ये तो आपको पता होगा। तो तीसरा नहीं था, जहाँ जहाँ 3 है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर निकल के आया बी। क्यों बी निकल के आया? क्योंकि अभी हमने चौथा पढ़ा भी नहीं, 3 हो नहीं सकता और 2 शामिल है। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश में भी देख लीजिए करिए। अब क्या करें, वैसा ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इसका इंग्लिश में जो लिखा हुआ वर्जन था उसमें। चौथा, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये सही बात है, क्योंकि गांधी जी जो थे उस टाइम पर ये बहुत बात उठी थी कि आपने क्यों भगत सिंह को नहीं छुड़वाया। तो इस लाइन में वो आंसर लिखा है कि हिंसा में जो लिप्त थे उनको छुड़ाने की बात गांधी जी द्वारा नहीं की गई थी। तो इसको गांधी अरविंद समझौते द्वारा भी उस पर ठप्पा नहीं लगाया गया था। तो आंसर हमको मिल गया, आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो महान जो उपद्रव था उसका संबंध था मुंडा विद्रोह से। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक जनजातीय विद्रोह था। छोटा नागपुर का जो पठार था, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती बाबा भी नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने एक बड़े आंदोलन को गठित किया था, ये बात याद रखिए। मतलब एक संगठित आंदोलन था, लेकिन बाद में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और आंदोलन समाप्त हो गया। तो उल गुलान का संबंध मुंडा विद्रोह से, तो ये रहा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये इतना टफ फैक्ट नहीं था, सामान्यतः बुकों में उल गुलान दे रखा था, महान उपद्रव तो शायद नहीं दे रखा, लेकिन उल गुलान जरूर दे रखा था। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां नंबर का प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न हमारा? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? मतलब क्या हुआ ऐसा कि 20वीं शताब्दी का शुरुआत होते ही नील की खेती कम हो गई? देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध तो हुआ था, तो इसको स्टैंड बाय मोड पे रखो। 3 कठिया प्रथा आपने सुनी होगी, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा। तो चंपारण और 3 कठिया के समय पर ऐसा हुआ था कि बहुत विरोध हो गया था, भाई हमको खेती करनी नहीं है, खेती नहीं करेंगे तो उत्पादन भी नहीं होगा। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना, सही है, ये भी हो सकता है। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। अगला ऑप्शन है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। क्या है? उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। अब आप देखो इनमें से सबसे उपयुक्त क्या है। भारतीय लोग जो थे वो ये नहीं कह रहे थे हमको नील की खेती ही नहीं करनी है, उनका ये था इसको अनिवार्य मत करो, और अगर तुम खेती करवाना चाहते हो तो हमको उतना लाभ भी तो मिले। तुम खेती भी करवाते हो और उस नील को खरीदते भी नहीं हो। अंग्रेज नील को क्यों नहीं खरीद रहे थे ज़्यादा? मतलब खेती अनिवार्य कर दी नील बागानों में, लेकिन उसको खरीद नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि रासायनिक नील की खोज हो चुकी थी, नई खोज हो चुकी थी। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में नील की मांग, जो विश्व बाजार था उसमें इसका अलाभकर होना, प्राकृतिक जो नील थी उसकी मांग कम हो गई और अलाभकारी बची। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ध्यान रखिए, कई लोगों ने इस पर थोड़ा सा डिबेट किया कि भाई ये वाली बात भी तो थी, लेकिन इसका आंसर एक कारण मैंने आपको बताया है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि काश्तकारों ने विरोध किया नील की खेती का, लेकिन अगर उनको ठीक पैसा देते तो नील की खेती भी करते, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो आंसर होगा, सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो बी होगा, क्योंकि इस टाइम तक रासायनिक नील की खोज हो चुकी थी। 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब है 1850 से पहले, ठीक है, पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। मतलब कौन सा कथन है जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो भारत पर प्रभाव पड़े 1850 से पहले, मतलब 1801 से 1850 के बीच जो प्रभाव पड़े हैं उनकी सही व्याख्या कौन सा कथन कर रहा है। और उसमें लिखा है शब्द औद्योगिक क्रांति। पहला, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, सही है।
भारतीय दस्तकारी उद्योगों को भी औद्योगिकीकरण की नीति के अंतर्गत नष्ट किया गया था। हो नहीं गए थे, किया गया था जानबूझ के। ब्रिटिश ने पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि एक कारण तो ब्रिटिश खुद थे, दूसरा जैसी देसी रियासतें जो थी वो एक बड़ी खरीदार हुआ करती थी, और देसी रियासतें किसके कब्जे में आ गई? ब्रिटिश के कब्जे में आ रही, और वो ब्रिटिश वेशभूषा, ब्रिटिश वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। तो देसी जो दस्तकार थे, जो शिल्पकार थे, उन पर हास हुआ। तो है आंसर ये हो सकता है। देखते हैं अगला क्या है। भारत में वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। अभी तो नहीं हुआ था, बड़ी संख्या में नहीं हुआ है अभी। चलो अगला, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई। पॉइंट ये है कि बात कर रहा है पूर्वार्ध 1850 से पहले, 1801 से 1850 से पहले। तो पहली रेल लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। तो ये गलत हो जाएगा। ये है औद्योगिक क्रांति का एक प्रभाव है रेलवे। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य था रेलवे का कच्चे माल को बाहर पहुंचाना और बने हुए माल को भारत के आंतरिक बाजारों तक पहुंचाना। इसलिए जो रेल थी शुरुआती स्तर पर खनिज वाले क्षेत्रों से लेकर और बंदरगाह तक बनाई गई थी, ये उद्देश्य था। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। गलत। मतलब ब्रिटिश जो आयात कर रहे हैं ब्रिटेन से, उस पर आयात शुल्क लगाया गया है। तो उल्टी कहानी बता रहे हैं। तो आंसर क्या निकला? हमारा आंसर निकला ए। याद रखिए आंसर ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप ये देख लीजिए, जब भी आपसे पूछा ना 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो जल्दी से सन लिख लो, क्योंकि एक बार सन लिख लोगे तो वो बातें क्लियर होती चलेंगी कि 1801 से 1850 की बात कर रहा है। अब बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बेलेजली ने कलकत्ता, बेलेजली से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 18 में शायद ऐसा क्वेश्चन था कि किस लिए स्थापना की थी। तो स्थापना का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं भारत में, उनको प्रशिक्षित करना, ये उसका उद्देश्य था। फोर्ट विलियम कॉलेज का 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में कंपनी ने विरोध किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो 1802 में इसको बंद कर दिया गया था। पढ़ते हैं पहला प्रश्न, ऑप्शन क्या है पहला। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था। गलत, क्योंकि जो डायरेक्टर थे उन्होंने तो बंद करवाया था उल्टा 1802 में। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वो तो एकदम विरोधी था भारतीय संस्कृति का बेलेजली, तो क्यों ऐसा करेगा वो। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। ये भी गलत है। अगला, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अब ये शब्द आप याद रखिए, ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था। किस लिए? भारत में शासन करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा बेलेजली का। बेलेजली की सहायक संधि से भी क्वेश्चन आया था, तो वो भी हमने देखा था। तो सहायक संधि, फोर्ट विलियम एक काम की चीज़ है। 2 बार तो पिछले 4-5 साल में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग, राजकोष का प्रभारी। अच्छा। बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। ठीक है। मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। और इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही सुमेलित है, ये इनने पूछा है। तो देखते हैं। तो जो औरंग होता है उसका मतलब होता है भंडार गृह, जहाँ बहुत सारी वस्तुओं को रखा जाता है। और इन्हें क्या लिखा है? राजकोष का प्रभारी। तो औरंग जो हमारा आंसर होगा, औरंग हो जाएगा गलत। तो जहाँ जहाँ एक है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये गया। दूसरा देखते हैं बेनियान। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ते, बनिया ऐसा लिखो ना, बनिया। बनिया क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं। और बनिया को बनी ऐसा लिखो, बनी बनियान। बनिया ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो एक्चुअली लिखना वो चाहते थे बनिया, लेकिन जैसे इसको ट्रांसलेट किया तो हो गया बनियान। तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा टफ हो गया, इंग्लिश मीडियम के लिए अभी बनिया रहा वो। तो बनिया कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। व्यापार उस टाइम पे किसके साथ कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट हुआ करते थे। कौन? बनिया लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 भी सही है और 3 तो दोनों जगह था, तो
बी ऑप्शन सही है। तीसरा पढ़ देते हैं, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता, तो ये भी हम देख ही चुके हैं, सही ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए, आपको इंग्लिश के ऑप्शंस भी पढ़ना है, अगर कोई चीज़ टफ लगे तब एक बार इंग्लिश में देख लेना ताकि वो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। आज हम 2020 के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 18 क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे 2021 के हिस्ट्री का लास्ट एक और क्लास बची है हिस्ट्री के बारे में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और इन सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस करते हुए देखना, सुनना इन सबको, और खुद भी जो टॉपिक इसमें दिए हैं उनको एक बार अपडेट कर लेना अपनी कॉपी में, ताकि आपको आगे आने वाले पेपर में अपडेटेड अपने खुद के नोट्स मिल जाएं। चलिए तो मिलते हैं फिर दोबारा से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।